Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are going to talk about IPMAT 2026 previous year questions 2022. Okay, so we have already covered one part of this. We have covered few questions of previous year 2022, and we are going to solve few questions in today's session, and we are going to see how to approach these kind of questions and how to get the answers quickly. So basically, our job is not to solve the questions, our job is to get the answers quickly, because in the exam the most important skill that how quickly you solve and how quickly you get the answers. Okay, so now let's start with the first question. So we are going to understand some concepts as well here. So for example, if I'm going to read the first question, so what does it say? In how many ways can the letters of word management be arranged in such a way so that no two vowels appear together? ओके, सो अपने पास एक वर्ड है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को इतने तरीके से अरेंज करना है कि वॉवल्स साथ नहीं होने चाहिए. सो वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक वेयर समथिंग शुडंट बी टुगेदर, ठीक है. सो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि देयर आर 4 boys and 4 girls, in how many ways they can sit so that no 2 girls are together. So how to approach those kind of questions? या ये वाला क्वेश्चन हो गया कि मैनेजमेंट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज मैनेजमेंट कि वॉवल्स से साथ ना हो. ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि वॉवल्स को साथ नहीं होना है. तो अगर वॉवल्स को साथ नहीं होना है तो सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट्स लिखिए. Excuse me. So I am going to write the consonants. So N, then G. So अगर वोवल्स को साथ नहीं करना है तो कॉन्सोनेंट लिखना है, और मैं कॉन्सोनेंट्स लिख रहा हूं. जी के बाद वापस आएगा M, फिर आएगा N और फिर आएगा T. ठीक है, तो मैंने कॉन्सोनेंट लिख लिए. अब कॉन्सोनेंट लिखने के बाद मैं वोवल्स देख रहा हूं. सो वोवल्स क्या क्या है मेरे पास? ए है, ई है. So I got A, E and E. ठीक है. So basically ये 4 वॉवल्स मुझे फिट करने इस तरीके से कि कोई भी 2 वॉवल साथ नहीं होने चाहिए. इसके पहले एक और चीज भी लिख लेते हैं कि कितनी चीजें कितनी बार रिपीट हो रही है. तो M 2 बार आ रहा है, N 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है और E भी 2 बार. ठीक है. सो अब देखिए, अगर अगर मुझे वॉवल्स को साथ नहीं चाहिए, if I don't want vowels to be together, so I am going to place my 4 vowels in these spaces. अगर मैंने एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, एक ई इधर डाल दिया, एक ई इधर डाल दिया, तो वॉवल्स साथ नहीं होंगे. या फिर मैंने इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया या इधर डाल दिया, तो भी साथ नहीं होंगे. सो बेसिकली how many places I got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of 7 places, I need to arrange 4 vowels, right? So 4 vowels को अरेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 4 places. Out of how many places? 7 places. So in how many ways I can select? That is going to be 7C4. उन 4 places पे 4 vowels का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? That is going to be 4 factorial. अपने पास 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, वो 6 कॉन्सोनेंट्स का 6 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है? दैट इज 6 फैक्टोरियल. तो हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरा आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ अल्फाबेट, क्वेश्चन ऑफ अल्फाबेट्स, एंड इन अल्फाबेट्स रेपिटेशन इज पॉसिबल. सो रेपिटेशन इज पॉसिबल, तो जो चीज जितनी बार आ रही है उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. सो बेसिकली डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्योंकि m 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल क्योंकि n भी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल क्योंकि a भी 2 बार आ रहा है, एंड 2 फैक्टोरियल क्योंकि e भी 2 बार आ रहा है. तो बस हमको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, और कैसे निकालेंगे देखते हैं. 7C4 कैन बी रिटन एज 7 into 6 into 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. 7C4 तो ये हो गया 7 into 6 into 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल होता है 6. ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 into 3 into 2 into 1. इंटू 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 into 4 is 5 into 3 4 into 3 into 2 into 1.
डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई होगा 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2। ठीक है, ये 6 से 6 कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 4 टू जा 8, 2 3, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 5, 5 इंटू 4, इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया 100। जो भी नंबर 100 का मल्टीपल है वो मेरा आंसर है। ये भी 100 का मल्टीपल है, ये भी 100 का मल्टीपल है, ये भी 100 का मल्टीपल है, ये भी 100 का मल्टीपल है। तो अब मुझे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बचा क्या, 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 100, जो 100 आ चुका है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज 21 इंटू 18। ये जो नंबर होगा ये कुछ 300 400 के आसपास होगा। सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू गिव मी द आंसर एज ऑप्शन ए। सो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। एंड दिस इज हाउ वी अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे चीजें साथ में नहीं होती हैं। सो बेसिकली इफ यू आर गोइंग टू थिंक कि मैं सारे वॉवल्स को टुगेदर करके टोटल से माइनस कर दूंगा, दैट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एक रूम है, वहां पे n लोग हैं, एवरेज हाइट 160 है, m और लोग आते हैं जिनकी हाइट 170 है। अब सबकी एवरेज हाइट कम्स आउट टू बी 164 और m/n का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो m जो लोग हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, 172। n जो लोग हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, 160। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू से दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन कि 172 वाले लोग हैं, 162 वाले लोग हैं, दोनों को मिक्स किया तो मेरा एवरेज बन गया 164। सो यहां पे आ गया 164। ठीक है, ये आएगा 4, ये आएगा 8। इसका मतलब जो दोनों का रेशियो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1:2, एंड दैट इज वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो यहां पे आंसर आ जाएगा 1:2, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन what next question is saying, the number of 4-digit integers which are greater than 1000 and divisible by 2 and 3 but not 5। ठीक है, मतलब 1000 से बड़ा होना चाहिए, दोनों से 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब 2 और 3 के एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है 6 से डिविजिबल होना चाहिए, और 2 3 और 5 इसका एलसीएम होगा 30, मतलब इट शुड बी डिविजिबल बाय 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 30। टोटल क्वेश्चन ये है। सो बेसिकली ग्रेटर देन 1000, तो मैं दो रेंज बनाता हूं, एक बनाता हूं 1 से 999 तक, और दूसरी रेंज बनाता हूं 1 से 9999 तक। ठीक है, तो एक से लेके 999 तक 999 नंबर होंगे, और उन नंबर्स में कितने नंबर होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। सो 999 डिवाइड बाई 6, इतने नंबर जो हैं वो 6 के मल्टीपल हैं। तो इसको मैं करूंगा तो कितना आएगा, 166 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 166 नंबर होंगे। यहां तक 6 के कितने मल्टीपल होंगे, 9999 डिवाइड बाई 6, सो दैट कम्स आउट टू बी 1666, 1666, 1666। 1999 तक 30 के कितने मल्टीपल होंगे, 999 डिवाइड बाई 30, और आई वुड से 33 नंबर होंगे। 33 पॉइंट जो डेसिमल आएगा उसको इग्नोर कर रहे हैं। 9999 तक कितने होंगे, दैट इज गोइंग टू बी 333 नंबर्स डिवाइड बाई 30। ठीक है, सो एक से लेके 999 तक 166 नंबर है जो 6 के मल्टीपल है, एक से लेके 9999 तक इतने नंबर। ठीक है, सो एक से लेके, सो इसका मतलब 1000 से 9999 तक कितने नंबर्स होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। सिंपल है, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। सो दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 1500। यहां पे कितने नंबर होंगे, यहाँ पे होगा 300। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, वो 1500। कितने नंबर ऐसे हैं जो 30 के मल्टीपल है, दैट इज 300।
तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो 6 के हैं लेकिन 30 के नहीं है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, दैट डायरेक्टली कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए। अंडरस्टूड? Now, this is very tricky and very nice question. 5 डिजिट नंबर है ए बी सी डी ई इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है, ए बी सी डी ई is divisible by 6. What is the divisibility rule of 6? Number should be divisible by 2 as well as number should be divisible by 3. अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, इट मींस आई कैन से दैट ई मस्ट बी इवन, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ई इवन है। अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मींस सम ऑफ डिजिट्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, this number should be, summation should be divisible by 3. This is the divisibility rule of 3. The e should be even, that is the divisibility rule of 2. Now question is saying which of the following is not necessarily divisible by 6? That is going to be, I am going to say my answer is going to be my option A. Why? Because I have no clue about A. A can be even, A can be odd. So this number may be divisible by 6, may not be divisible by 6. क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो सम ऑफ डिजिट्स तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ही बनेगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल तो होगा, लेकिन a के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये नंबर ऑड भी हो सकता है, और अगर ये ऑड होगा तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट नॉट नेसेसरली, इसलिए दिस नंबर इज नॉट नेसेसरली डिविजिबल बाय 6। अब ई इवन है, तो ई ई ई ई, तो सम ऑफ डिजिट्स इज गोइंग टू बी व्हाट? 3e, सो सम ऑफ डिजिट्स इज गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ 3। ई इवन है तो ये 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होगा। सो बेसिकली दिस कैन नॉट बी द आंसर। इफ आई लुक एट दिस वन, सो बेसिकली यूनिट डिजिट इज ई, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स 2 बार बी आ रहा है, सो बी प्लस बी, 2 बार ए आ रहा है तो ए प्लस ए, 2 बार सी आ रहा है तो सी प्लस सी, 2 बार डी आ रहा है तो डी प्लस डी, और 2 बार ई आ रहा है ई प्लस ई, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा, और 6 से तो है, और 2 से तो है ही, मतलब 6 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली। सो बेसिकली आंसर कैन नॉट बी सी। Now the next one, this is divisible by 2 as well as sum of digits is divisible by 3. So definitely divisible by 6, but this one not necessarily divisible by 6, maybe may not be. चलिए next question लेते हैं। Now what does next question says? It says the cost of piece of jewelry is proportional to the square of its weight. ठीक है, so let's say cost of jewelry is C. It is directly proportional to weight square. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। सो व्हेनेवर वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी गेट अ कांस्टेंट, दैट इज के। इक्वालिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अ पीस ऑफ ज्वेलरी वेइंग 10 grams, W is 10 and the price is 3600. So I would say cost is going to be 3600 and weight is what? 10. So 10 square is going to be 100. So I can directly say the value of k is going to be what? 36. ये तो आंसर आ गया। अब ये कह रहा है कॉस्ट बताना है उस ज्वेलरी का जो 4 ग्राम की है। सो कॉस्ट दैट इज C is equal to k, that is 36. Weight is what? 4. 4 square is 16. So 36 into 16, इसके प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट 6 आएगी। सो आई वुड से माय आंसर इज ए, मुझे बाकी देखना ही नहीं है क्योंकि सब में यूनिट डिजिट 0। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देयर इज अ 400 मीटर रेस, 400 मीटर की रेस। अशोक बीट्स बिपिन एंड चंदन। सो अशोक जो है वो बिपिन और चंदन को बीट कर रहा है 15 सेकंड से और 25 सेकंड से, ठीक है। अशोक बीट्स बिपिन बाई 150 मीटर्स, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अशोक एंड लाइन पे पहुंचा, उसके बाद जब वो पहुंचा तो विपिन 150 मीटर्स था
एंड अशोक बीट्स बिपिन बाय 15 सेकेंड्स, इसका मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में बिपिन ने 15 सेकेंड लिए। सो बेसिकली सीन क्या है, यहां पे सीन ये है कि जब अशोक यहां पहुंचा तो बिपिन यहां था, ये जो डिस्टेंस है ये 150 मीटर्स है। अब बिपिन ए इज बीटिंग बी बाई 15 सेकेंड्स, इसका मतलब बिपिन यहां से यहां पहुंचा 15 सेकेंड में। सो इसका मतलब बिपिन ने 150 मीटर्स कवर करने में 15 सेकेंड्स लिए। इसका मतलब स्पीड ऑफ बिपिन इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ बिपिन आ गई। टोटल रेस कितने की है, 400 मीटर्स की है। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम टेकन बाय बिपिन शुड बी 40 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ अशोक इज बीटिंग बिपिन बाय 15 सेकेंड्स, इसका मतलब अशोक ने 15 सेकेंड्स कम टाइम लिया होगा। इसका मतलब अशोक ने 25 सेकेंड्स लिया। नाउ अशोक बीट चंदन बाय 25 सेकेंड्स, तो अगर अशोक को 25 सेकेंड्स लगे हैं तो चंदन को कितना टाइम लगा होगा, दैट इज गोइंग टू बी 50 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग by how many meters does Bipin beat Chandan in the race? ठीक है, so basically Bipin covers the total distance in 40 seconds. Bipin covers the total distance in 40 seconds. So question is saying that in 40 seconds Chandan will cover how much? ठीक है, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा उससे चंदन हार जाएगा। So basically Chandan covers 450 seconds. ठीक है, so I would say Chandan covers Chandan का speed of Chandan is going to be 8 meter per second. ठीक है, now what is going to happen after 40 seconds Bipin is here. After 40 seconds Bipin is here. ठीक है, in 40 seconds Chandan is going to cover 320. Chandan is going to cover 320. इसका मतलब जो चंदन होगा वो विपिन से 80 मीटर पीछे होगा। So basically Bipin is going to beat Chandan by 80 meters. Answer of this question is going to be option C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now in a bowl containing 60 ml orange juice, 40 ml water, thereafter 100 ml of apple juice is poured. ठीक है, और उससे फ्रूट पंच बन गया। ठीक है, so basically what do I have? I have orange juice, how much? 60 ml. I got water, how much? 40 ml. I got apple juice, how much? 100 ml. Okay, now I got the fruit punch. Now Madhu drinks 50 ml of this fruit punch. ठीक है, and comments that the proportion of orange juice needs to be higher for better taste. Okay, so what is the total quantity we have? Total quantity is 200 ml. Madhu is drinking 50 ml. 50 ml means 1/4. So what is the remaining quantity? That is going to be 3/4. So 3/4 of 60, that is going to be 45. 3/4 of 40, that is going to be 30. 3/4 of apple juice, that is going to be 75. Okay. Now, what is the quantity we have right now? Whatever quantity, we have total quantity of 150. Okay. Now, it says the orange juice. Okay. So now question is saying how much orange juice should be poured in the fruit punch that remained in order to bring the orange juice to 50%. ठीक है, so basically orange juice should be 50%. It means quantity of orange juice should be equal to quantity of water and apple juice. So what is the current quantity of water and apple juice? That is 105. What is the current quantity of orange juice? That is 45. So how much more it is going to be needed? That is going to be 60 ml. So answer of this question is going to be option B. That is 60 ml. You need to add 60 ml more so that orange juice becomes 50% of remaining quantity. And this is how this question should be approached
And if you are solving this way without making calculation, without using variables, so this question can be solved very quickly, very easily. Okay. Now let's move to this one. The lengths of the sides of triangles x, 21 and 40, where x is the shortest side. A possible value of x is what? Okay. Now basically, I would say whenever you get these kind of questions, so if you are talking about triangle, now in triangle there is a condition called triangle inequality. Now what is triangle inequality? That says any side of a triangle should be greater than difference of other two sides and less than sum of other two sides. Now, so basically what I'm talking about x. So side is x. Now, what is the difference of other two sides? That is 40 and 21. The difference comes out to be 19. What is the summation? That is going to be 61. So its smallest side of the triangle should be greater than 90. That is going should be greater than 90. So smallest possible value is 20. Largest possible value is going to be 16. Now question is talking about which the possible value of x. So possible value of x should be 20. So here I am going to get my answer as option C, that is 20. With this, let's conclude this session. If you have any doubt, just drop a message in the comment box. Thank you.